सॉल्यूशन। इंटरेस्ट टेबल देखिएगा, पॉइंट नंबर 1। देखिए, इंटरेस्ट जो लगता है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन पर होता है। देखिएगा अपन कैसे इसको लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया इंस्टॉलमेंट नंबर, क्योंकि यहां पर ईयर मुझे दे नहीं रखे हैं तो मैंने सीधे इंस्टॉलमेंट नंबर ले लिया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन, उस पर इंटरेस्ट निकालूंगा। देन इंस्टॉलमेंट, उससे मेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट पता लगेगा। और देन मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन कैलकुलेट हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे पहले क्वेश्चन को समझना। देखिएगा, सबसे पहले मैंने डाउन पेमेंट का पेमेंट किया है। डाउन पेमेंट जानते हो, डाउन पेमेंट करने के समय मेरा टोटल ओपनिंग बैलेंस था 29,800 का, जो मेरी असेट की कैश प्राइस है। क्योंकि असेट की कैश प्राइस के ऊपर मैंने जो भी पे किया वो सब इंटरेस्ट था और वही मुझे अलग करना है बस। तो ध्यान से समझिएगा, डाउन पेमेंट के टाइम पर मेरा ओपनिंग बैलेंस इतना चल रहा था। मुझे ये पता है डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता। मैंने 8,000 का जो डाउन पेमेंट किया वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल के अगेंस्ट किया होगा, यानी कैश प्राइस के अगेंस्ट। अब बताओ, बिगिनिंग में लोन था 29,800 का, उसमें से 8,000 मैंने चुका दिए इमीडिएटली। तो अब मेरे पास डाउन पेमेंट करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा? 21,800 का लोन बच गया। अब सुनना, अगली इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो फर्स्ट ईयर के एंड पर जाएगी, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ध्यान से देखोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में के टाइम पर ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर का कितना था लोन का? 21,000। प्रिंसिपल रीपेमेंट बता। प्रिंसिपल रीपेमेंट मतलब जितना कैश प्राइस का पेमेंट हुआ है। प्रिंसिपल का मतलब है यहां पर कैश प्राइस। कैश प्राइस रीपेमेंट क्या बोल रहे हो? कैश प्राइस का रीपेमेंट मतलब? भैया आप लोन लोगे तो पैसा नहीं चुकाओगे क्या? चुकाएंगे। तो चुकाएंगे तो अपन दो चीजें देंगे ना, कल ही डिस्कस, कल की चीजें नहीं पड़ी। इसका मतलब आप इंटरेस्ट और वो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलाकर ही तो अपना टोटल अमाउंट बनता है। हाँ हाँ। तो कैश प्राइस जितनी जितनी पे करता जाऊंगा उतना उतना मेरा इंटरेस्ट कम होता जाएगा ना। तो मैंने 8,000 रुपए चुका दिए इमीडिएटली, तो अब मेरा लोन बच गया 21,800 का। अब मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर में मैं इंटरेस्ट कितना दूंगा? मेरा 21,800 का लोन चल रहा है जिस पर मुझे 5% इंटरेस्ट पे करना है। तो बताओ इंटरेस्ट कितना दूंगा मैं? 21,800 पे 5%, 1090 का इंटरेस्ट। मुझे बताओ मैंने टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे की है? एक। ये देखो मैंने लिख के दिया है 8,000 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट है। अब मुझे ये पता है ये जो 8,000 की इंस्टॉलमेंट है इसमें दो बातें शामिल है।
इंस्टॉलमेंट में हमेशा दो बातें होती हैं, इंटरेस्ट और कैश प्राइस। कैश प्राइस को ही यहां प्रिंसिपल बोला जाता है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये पता लग गया कि मैंने जो 8,000 रुपए दिए उसमें से 1090 का तो इंटरेस्ट है, तो बताओ मैंने कैश प्राइस कितनी पे की हुई है? 6,900 6910। अब वापस सुनना, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में इतना लोन ड्यू चल रहा था मेरा, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में इतना लोन ड्यू चल रहा था, उसमें से मैंने इतने लोन का रीपेमेंट कर दिया, बाकी तो मैंने इंटरेस्ट दिया, लोन का रीपेमेंट इतना हुआ, तो मेरे लोन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी 21,800 में से माइनस कर दो 6,910, 14,890। ये मेरा अब लोन का अमाउंट बच गया। कितना लोन मुझे और चुकाना है? बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट लाइक एक तरह से लोन अकाउंट बना रहे हो, बस उसको मैं एक टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा हूं। अब सेकंड ईयर आएगा, सेकंड ईयर में मेरा लोन बचा हुआ है 14,890 का, तो ब्याज इसी पर दिया जाएगा जितना लोन बचा होगा, तो 14,890 पर 5% में इंटरेस्ट पे कर दूंगा, 744.5 7,445। तो 745 ले लिया मैंने। अरे 14,890 क्यों आया? अपन को तो 8,000 माइनस करना है ना पूरी इंस्टॉलमेंट। क्या बोल रहे हो? ये 14,890 क्यों आया? अपन तो पूरा 8,000 ही माइनस करेंगे ना इंस्टॉलमेंट। एक मिनट सुनो, 21,800 कैश प्राइस है कि नहीं है? हाँ है। उसमें से कैश प्राइस ही तो माइनस करूंगा, पूरे 8 कैसे माइनस कर दोगे? इंटरेस्ट तो अलग से देते हो ना। हाँ। मुझे एक बात बताओ, आज आप बैंक से 1 लाख रुपए लाए, तो हाँ। 1 लाख तो पूरा चुकाओगे ही, और ऊपर से इंटरेस्ट अलग से चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे बैंक को? हाँ अलग से चुकाएंगे। तो इंटरेस्ट मैंने अलग कर दिया, तो इसका मतलब मैंने लोन के बदले में तो 6,910 ही पेमेंट किया ना। हाँ प्रिंसिपल अमाउंट में। तो मैं वही अमाउंट प्रिंसिपल वाला माइनस करूंगा बस। मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आ गया। सर ये इंटरेस्ट, क्या बोल रहे हो? सर ये इंटरेस्ट का अमाउंट। कौन से इंटरेस्ट का अमाउंट? सेकंड वाला। 14,890 का लोन ड्यू है अभी भी आपका, हाँ तो उस पर 5% इंटरेस्ट दूंगा ना सेकंड ईयर में। सर ये नहीं आ रहा ना अमाउंट। ये आ रहा है, करके देखो कैलकुलेटर पर। 14,890 इंटू 5%, 744 रुपए 50 पैसे। हाँ सर आ गया। तो 745 रुपए का ब्याज दे दूंगा मैं। अब मैंने टोटल पेमेंट किया 8,000, उसमें से 745 रुपए तो इंटरेस्ट है मेरे, तो इसका मतलब मैंने लोन कितने का चुकाया? 7,255 का लोन चुका दिया। अब वापस देखो, शुरुआत में इतना लोन ड्यू था, उसमें से इतना लोन चुका दिया, तो अब लोन कितना और बच गया? 7,635। ये लोन अभी भी बचा हुआ है। अब आ गया थर्ड इंस्टॉलमेंट का टाइम। लोन का बैलेंस था 7,635। अब एक चीज ध्यान रखना, जब लास्ट ईयर आ जाए तो इंटरेस्ट हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालना, ताकि आपकी टेबल मैच कर जाए। अब मेरी बात सुनो, मुझे लोन का प्रिंसिपल चुकाना कितना था लास्ट ईयर में? 7,635 चुकाना था, और मैंने टोटल लोन का रीपेमेंट किया 8,000, तो जो एक्स्ट्रा दिया माइनस कर रहे वो इंटरेस्ट का दे दिया होगा मैंने, कितने रुपए? 365 रुपए। ये लीजिए, मेरा क्लोजिंग बैलेंस खत्म हो गया। ये मेरी इंटरेस्ट के अमाउंट आ गए। यही मेरी पहली वर्किंग बनेगी। मैंने जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे की हैं उसका 2 हिस्सों में सेग्रीगेशन करना है।
उस इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट निकालो और प्रिंसिपल निकालो, ये दो चीजें मुझे कंप्यूट करनी है। थर्ड ईयर वापस बताऊं, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आपका लोन बाकी था 7,635 रुपए का। 7,635 रुपए के लोन में से अब आपने पेमेंट 8,000 किया, तो इसका मतलब बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी दिया होगा वो इंटरेस्ट का दिया होगा ना। तो इंटरेस्ट को मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला, मैंने कहा 8,000 में से 7,635 रुपए तो मेरा प्रिंसिपल था, तो बाकी के 365 रुपए मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। अब 8,000 में से अगर 365 का इंटरेस्ट है तो रिमेनिंग ये प्रिंसिपल बच गया, इतना ही प्रिंसिपल बाकी था, पूरा पेमेंट हो गया, तो लोन का बैलेंस 0 हो चुका है। 3 सालों में मैंने अपने पूरे लोन का क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया। सर हाँ जी, सर ये अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, तो इसमें जो ओपनिंग बैलेंस होगा ना, पूरा प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा। आप समझे नहीं, अगर लोन का ओपनिंग बैलेंस है तो ये तो है ही सारे प्रिंसिपल अमाउंट ना। हाँ लोन क्या होता है, लोन होता ही कैश प्रिंसिपल प्राइस। अमाउंट है ना, हाँ तो ये सारे प्रिंसिपल ही हैं। तो जो 7,635 रुपए का प्रिंसिपल ही तो देना है आपको, इंटरेस्ट तो अलग से दोगे ना 365 रुपए, तभी तो आपने 8,000 रुपए का पेमेंट किया है। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां से यहां लिया, मैं तो सिंपल तरीके से निकाल रहा हूं। 8,000 का टोटल पेमेंट किया, जबकि पेमेंट करना था केवल 7,635 रुपए का, तो मैंने जो एक्सेस अमाउंट दिया वो किसके रूप में दिया होगा, ब्याज इंटरेस्ट 360। के रूप में दिया। तो इंटरेस्ट अलग कर दिया, बाकी का प्रिंसिपल में डाल दिया। आइए और एक एग्जांपल करते हैं, उससे और चीजें क्लियर होंगी। लिखो एग्जांपल, लिखो ए लिमिटेड परचेज अ मशीन। ए सर लिमिटेड, टोटल नहीं करना क्या अपन को ब्याज का? कर दो, करने से क्या फर्क पड़ेगा, करो चाहे मत करो, टोटल तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता था। अगर मैं 32 में से 29,800 हटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि इंटरेस्ट का टोटल कितना है, कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लो इनके आप टोटल लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना मुझे। ये लो लगा दो इनका टोटल, हाँ सर मतलब ये 32,000 आ गया इसका टोटल, इसका टोटल आ गया 29,800, ये 2,200 आ गया। लिखे ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम X Limited on the following terms. ए लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है हायर परचेज बेसिस पर, किससे, एक्स लिमिटेड से, और उस हायर परचेज की टर्म्स दी हुई है आपको। कैश प्राइस ₹80,000, डाउन पेमेंट $21,622, 5 equal
एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ₹15,400 की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट हम देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर annum। Calculate interest amount included in each installment। ये लीजिए। अगेन मुझे क्वेश्चन में देखते ही पता लग गया कि ये सिचुएशन 1 का क्वेश्चन है। कैश प्राइस गिवन है। अगर मैं डाउन पेमेंट और सारी इंस्टॉलमेंट को जोड़ दूंगा तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस भी आ जाएगी। तो मुझे एचपीपी भी गिवन है और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। तो अगर मुझे तीनों चीजें दी हुई हैं तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं अब एक सीधी सी टेबल बना लूंगा और उस टेबल से मैं हर इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूड है वो निकाल लूंगा। इक्वल का मतलब होता है बराबर। क्या हो गया दुष्यंत, ये कैसी क्वेरी थी? इक्वल का मतलब होता है बराबर होना। यानी पहली इंस्टॉलमेंट भी 15,400 की जाएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 15,400 की जाएगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 15,400 की जाएगी। हाँ जी, एट द एंड ऑफ ईच ईयर का मतलब क्या होता है? पहले साल के अंत में दूंगा 15,400, दूसरे साल के अंत में दूंगा 15,400, तीसरे साल के अंत में दूंगा 15,400, चौथे साल के अंत में दूंगा 15,400 और फिफ्थ ईयर के एंड में भी दे दूंगा 15,400। ठीक है, आ जाओ। सर अपन इसमें इंटरेस्ट की रेट तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं ना? इंटरेस्ट की रेट क्या बोल रहे हो? मतलब इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेट नहीं। इंटरेस्ट तो डायरेक्ट जो इंक्लूड है इसके अंदर। डायरेक्ट मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट को प्लस करके 80 में से 80,000 माइनस कर देंगे। वो टोटल इंटरेस्ट निकलेगा। हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये कैसे निकलेगा उससे? अच्छा, अगर आप टोटल हायर परचेज प्राइस में से टोटल कैश प्राइस हटाओगे तो वो तो टोटल इंटरेस्ट आएगा ना, जो पांचों में इंक्लूड है। हमें हाँ क्या सर। निकालना है? हर इंस्टॉलमेंट का अलग अलग हमें इंटरेस्ट निकालना है। उसके लिए हमें यही टेबल बनानी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट नंबर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन की जगह आप उसे कैश प्राइस भी लिख सकते हो, क्योंकि कैश प्राइस ही लोन के बराबर होता है। एक फिर मैं निकाल लूंगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ
कैश प्राइस। ये लीजिए, बिल्कुल एक बेसिक टेबल से हम उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा होता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट के टाइम पर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 80,000। डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो डाउन पेमेंट में मैंने जो अमाउंट 21,622 रुपए पे किया वो प्योरली मैंने प्रिंसिपल के अगेंस्ट पे किया होगा। 80 शुरू में पे करना था, उसमें से 21,622 का पेमेंट कर दिया। अब क्लोजिंग बचा 58,378। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर 58,378 मुझे देना है। 58,378 पर 10% मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। 5838। मैंने टोटल 15,400 का पेमेंट किया है। अब जरा देखो, 15,400 में से 5838, 15,400 माइनस 5838, तो इसका मतलब मैंने जो प्रिंसिपल या कैश प्राइस रीपे की होगी वो केवल 9,562 की है। अब इनिशियली इतनी पे करनी थी, उसमें से 9,562 का पेमेंट कर दिया, तो 58,378 माइनस कर दो 9,562। ये लीजिए 4,8816। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर 4,8816 मेरा अमाउंट ड्यू है। 4,8816 पर 10% मैंने ले लिया, तो ये आ गया 4,882। टोटल पेमेंट 15,400 किया है। 15,400 माइनस 4,882, 10,518 माइनस 48,816। अब मेरे पास बैलेंस बच गया 38,298 का। ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। थर्ड 38,298, टेन परसेंट 3830। टोटल पेमेंट किया है मैंने 15,400 का। 15,400 में से इंटरेस्ट दिया 3830 का, तो 11,570 मेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट हुआ है। माइनस 38,298। अभी भी मेरे पास बचा है 26,728। अभी भी मेरे पास इतना प्रिंसिपल बचा रह गया। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 26,728 अभी भी देना बाकी था, इस पर ब्याज दे दो 26,728 का 10%, तो ये आ गया 2673।
पेमेंट किया 15,400, 15,400 माइनस 2673, 12,727, 12,727 माइनस 26,728, 14,000 14,001 अभी भी बचा हुआ है देना। तो सीधी सी बात है, जितना ओपनिंग बैलेंस है उस पर ब्याज निकालते जाओ। अब हमारी आ गई लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी 5th। बैलेंस बाकी था 14,001 का, पेमेंट किया है 15,400, तो इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर 1399 1399। ये लीजिए, ये मेरे पास हर इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड है वो आ गया। ये आपकी सिचुएशन नंबर 1 है, जिस सिचुएशन में आपको सारे फैक्टर, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज गिवन। आपको सिंपली एक टेबल बनानी है और उस टेबल से आपको हर इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है और जो कैश प्राइस का एलिमेंट है, आपको वो कैलकुलेट करना पड़ता है। बोलिए, क्या क्लियर है बिल्कुल ये सिचुएशन? इस तरीके से हम अपनी पहली सिचुएशन के साथ डील करते हैं। आइए, सिचुएशन नंबर 2। whenever cash price and higher purchase price, cash price and higher purchase price are given, but rate of interest is not given. But rate of interest not given. देखिए क्या बोल रहा है, अब की बार आपको क्वेश्चन में क्या डेटा होगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में, हाँ जी सर, ऊपर अगर मैंने इंटरेस्ट का टोटल किया है ना, और इंस्टॉलमेंट का भी टोटल किया और प्रिंसिपल रीपेमेंट किया ना, तो 2 रुपए का फर्क आ रहा है। वो राउंड ऑफ के जैसा आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा आ है। ही नहीं सकता, कैसे आ रहा है बताओ? तो सर मैंने करा है सर, इसका इंटरेस्ट का टोटल है 18622। राउंड ऑफ के जैसे लग रहा है मेरे को 2 रुपए। तो अपन ने राउंडेड ऑफ, अच्छा हाँ, वो तो ये चेंज किया था ना अपन ने लास्ट वाला, लेकिन फिर राउंडेड ऑफ भी हट जाना चाहिए ना। आप 18622 इसका हाँ ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, 1-2 रुपए का, वैसे वो राउंडेड ऑफ में एडजस्ट कर दो आप, ताकि टोटल, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल से यहाँ कोई लेना देना नहीं है मुझे। राउंडेड ऑफ क्योंकि वो 0.5 आ रहा था ना हर बार आपका, हाँ। और अपन उसको आगे वाला राउंडेड ऑफ ले रहे थे, इसलिए वो फर्क आएगा। आइएगा, अब मैं देखिए आपसे क्या बात कर रहा हूं, अब मैं आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूं जिसमें कैश प्राइस ऑफ द गुड्स गिवन होगी आपको और हायर परचेज प्राइस भी गिवन होगी, लेकिन आपको क्या गिवन नहीं है इस बार?
रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। अब एक समस्या आ गई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो अब हम किस तरह से अपनी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मुझे एक बात पता है। क्या पता है मुझे? we know that total interest must be equal to हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। मुझे टोटल इंटरेस्ट तो पक्का पक्का पता है, भले ही मुझे हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट नहीं पता, लेकिन मुझे अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दी हुई है तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा टोटल इंटरेस्ट बनता है। इन दोनों का जो इंटरेस्ट है हमारा, वापस सुनना, इन दोनों का जो गैप है वो क्या बन जाएगा? हमारा टोटल इंटरेस्ट बनेगा। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? टोटल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं मैं, लेकिन समस्या यह है मुझे टोटल इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा। तो अब क्या करें? अब समझिएगा, क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस गिवन है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, लेकिन अब मुझे यह ढूंढना है उस टोटल इंटरेस्ट में हर इंडिविजुअल ईयर का या हर इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट शामिल है, वो कैसे निकाला जाएगा। क्या करें? बोले अब क्या करना पड़ेगा, सुनना। टोटल इंटरेस्ट should be distributed. Total interest should be distributed between installments by using appropriate ratio। इसमें अंडरलाइन कर लेना एप्रोप्रिएट रेशियो टर्म को। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। मुझे टोटल इंटरेस्ट पता लग गया और मुझे ये भी पता है कि वो टोटल इंटरेस्ट मान लो 3 इंस्टॉलमेंट में बंटता है। तो अब बात ये आ रही है कि वो जो टोटल इंटरेस्ट है उसको कैसे बांटा जाएगा। तो हमारी सिचुएशन ने बोला उसके लिए एक रेशियो ढूंढना पड़ेगा आपको, और उस रेशियो में आप इंटरेस्ट को क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बोले कैसे रेशियो ढूंढेंगे? तो आइएगा धीरे धीरे मेरे साथ साथ अब समझते चलना।
मान लीजिए आपको कैश प्राइस, हम अपने बिल्कुल फर्स्ट वाले एग्जांपल को ले रहे हैं वापस से, आपको दी हुई है 29,800, आपका डाउन पेमेंट था 8,000 और 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट थी ईच। अब की बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी मैंने आपको डेटा दिया कैश प्राइस का, डाउन पेमेंट का और एनुअल इंस्टॉलमेंट का, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखिएगा मैं अब क्या करूं, मैं सबसे पहले तो टोटल इंटरेस्ट निकालूंगा, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट निकालूंगा HPP माइनस कैश प्राइस। HPP होता है डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉल। यहाँ से आंसर चालू है ना? हाँ जी, ये सॉल्यूशन चालू हो गया यहां से। मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं HPP माइनस कैश प्राइस करके। तो HPP कितनी आ गई मेरे पास? 32,000। 32,000। तो लीजिए मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 2200। बताओ क्या पहला पॉइंट सबको समझ आ गया? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो पहला काम तो ये होगा टोटल इंटरेस्ट ढूंढ लो बस आप। और टोटल इंटरेस्ट ढूंढने का एक ही तरीका है, आपका जो भी हायर परचेस प्राइस का टोटल है उसमें से माइनस कर दो कैश प्राइस को। तो हायर परचेस प्राइस का टोटल था 32,000, कैश प्राइस का टोटल था 29,800, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट आ गया 2,200। अब इस टोटल इंटरेस्ट में 3 इंटरेस्ट शामिल हैं, इस टोटल इंटरेस्ट में 3 इंटरेस्ट शामिल हैं, पहली इंस्टॉलमेंट का, दूसरी इंस्टॉलमेंट का और तीसरी इंस्टॉलमेंट का। बात समझ आ गई यहां तक? अब मेरी बात को सुनना, मैंने क्या बोला, टोटल इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट रेशोस, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट रेशो। अब हमें इंस्टॉलमेंट। रेशोस ढूंढने पड़ेंगे। अब यहां पर सिचुएशन वाइज जाऊंगा और रेशो समझाऊंगा। पहले लिखोगे रूल, whenever amount of each installment whenever amount of each installment and time gap
between installment, whenever amount of each installment and time gap between installments are equal, देखो क्या ऐसा ही हो रहा है? मुझे एक बात बताओ, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसका मतलब हर इंस्टॉलमेंट के बीच का जो टाइम गैप है वो 4 महीने। 12 महीने का है। हाँ। पहली इंस्टॉलमेंट दोगे, उससे दूसरी इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप कितना है? 12 महीने। 12 महीने। और दूसरी से तीसरी के बीच का टाइम गैप कितना है? 12 महीने। तो इसका मतलब टाइम गैप इक्वल है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है? हाँ सर। चलो दूसरा पॉइंट, क्या हर इंस्टॉलमेंट 8,000 रुपए की है? हाँ। क्या हर इंस्टॉलमेंट 8,000 रुपए की है? हाँ। तो मेरी कंडीशन पूरी हो गई। मैंने ये देखा कि मुझे एक रेशो ढूंढना है, लेकिन रेशो ढूंढने के लिए मुझे एक रूल बनाना पड़ा। रूल का पॉइंट क्या था? मैंने ये देखा हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एज वेल एज, दोनों के बीच में एंड है, एज वेल एज इंस्टॉलमेंट के बीच का जो टाइम गैप है, दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, अगर इसका आंसर आता है यस, अगर इसका आंसर आता है यस, तो टोटल इंटरेस्ट should be distributed in the ratio of 1 is reverse number of installment। रेशो निकालूंगा रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का, और उस रेशो में मैं टोटल इंटरेस्ट को बांट दूंगा। मैं रेशो निकालूंगा रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का, और उस रेशो में मैं अपने टोटल इंटरेस्ट को बांट दूंगा। कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, और कंडीशन के बाद रेशो समझना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो फिर सुनना। अगर हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और उनके बीच का टाइम गैप अगर इक्वल है, तो मैं इंटरेस्ट को रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर बांट दूंगा। केवल यहीं तक समझो। कैसे रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकलेगी मैं सब बताऊंगा, पहले केवल रूल पहचानना है। मैंने जब क्वेश्चन को देखा तो मुझे पहली बात पता लगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, तो मैंने इमीडिएटली एक फॉर्मूला लगाया और मैंने टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया। टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया, तो अब मुझे रेशो ढूंढना है कि उस टोटल इंटरेस्ट को बांटने के लिए कौन सा रेशो काम में लूंगा। रेशो के कुछ रूल बनेंगे। पहला रूल मैंने आपको लिख दिया। आपने ये देखा हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल है, एज वेल एज
हर इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप भी इक्वल है, इमीडिएटली मुझे मेरा रेशो मिल गया। और उस सिचुएशन में रेशो होगा रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेशो होगा रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट।